नमस्ते। आप मैं डॉक्टर के आर मैया हिंदी व्याकरण से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा आपसे करता हूं। आगे आगे के जो बिंदु थे हमारे, उसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और कुछ अपवाद जो थे उसके बारे में हमने बात करी थी। आज मैं एक नया बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और वो क्योंकि शब्द संरचना के मैंने आपको 4 तत्व बताए थे। कोई नया है क्या जो पहली बार आया हो? शब्द संरचना के 4 तत्व मैंने आपको बताए थे। एक तो उपसर्ग था, एक प्रत्यय, एक संधि और एक समास। संधि हमने भली भांति पढ़ ली। आज हम 2 टॉपिक को कुछ साथ में और कुछ अलग इस तरह से बात करने वाले हैं, और वो जो हैं वो है उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का अद्वितीय योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाची, पुरुष इत्यादि से शब्दों का निर्माण नहीं होता है। तो कोई भी जो शब्द है उसको नया शब्द हम बनाने के लिए हमारे पास 4 चीजें होती है। एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, एक संधि होता है और एक समास होता है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। वैसे कोई भी कम या ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये कम महत्वपूर्ण है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, इतना जरूर जान लें कि जिन लोगों ने संधि को भली भांति अधिगम किया है, उन्हीं लोगों को आज का ये बिंदु आगे का समझ में आएगा। कारण यह है कि उपसर्ग और मूल शब्द के मध्य संधि के नियम चलते हैं। बिना संधि को जाने उपसर्ग नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने पहले आपको संधि पढ़ाई और फिर अब उपसर्ग ले रहे हैं। क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय? जैसा कि हम जानते हैं कि संधि जो है उसका विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। समास जो है उसका विलोम माने उल्टा, विपरीत, व्यास होता है, क्योंकि समास माने संक्षिप्त होता है और व्यास माने खोल देना होता है। इसी प्रकार जो उपसर्ग है उसका परसर्ग या फिर प्रत्यय या फिर एक और विलोम शब्द बना सकते हैं हम, अपसर्ग। उपमानी समीप, अपमानी दूर। प्रत्यय का विलोम शब्द उपसर्ग हो सकता है, व्यास का विलोम शब्द समास हो सकता है। इसको विपरीत भी जान लेना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से समास और व्यास एक दूसरे के विपरीत हैं, वैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय एक दूसरे के विपरीत हैं। 1-2 चीजों में यदि समानता या साम्य को हम छोड़ दें तो बाकी सब चीजें उपसर्ग के विपरीत खाते में जाती है, प्रत्यय वाले भाग में। तो पहले आइए उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? देखिए, उपसर्ग जो है उसमें एक उपसर्ग लगा है, और सृज मूल शब्द था और सृज में हिंदी का अ प्रत्यय जुड़ गया या संस्कृत का घय प्रत्यय जुड़ गया, तो ये शब्द जो है वो सर्ग बन जाता है। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, या सर्ग का मतलब होता है रखना, स्थापित करना, और उपमनि समीप। तो उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप में सृष्टि या समीप में स्थापित करना। ये तो इसका शब्दकोशीय या व्याकरणात्मक अर्थ हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है कि उप उपसर्ग है, उप मानी समीप। कुछ शब्द और मैं आपको उदाहरण के रूप में लेता हूं। देखिए, मैंने ये जो लगा रखा है, इसको सभी लोगों से मैं यदि आपसे पूछता हूं कि क्या है, तो सभी का उत्तर होगा चश्मा। क्या होगा? लेकिन ये चश्मा बदनूर कब हमारी जिंदगी में समाहित हो गया ये पता नहीं। इसका भारतीय शब्द है उपनेत्र। क्या शब्द है बोलो?
जिसको हम हेलमेट कहते हैं उसका नाम है शिरस्त्राण। क्या नाम है? नेत्र आप जानते हैं, नेत्र एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है नेत्र। और उप जो है वो उपसर्ग है। उप का मतलब होता है समीप, जैसा कि मैं लिख चुका हूं। उपमानी क्या होता है बोलो? समीप। ये हमेशा नेत्र के समीप रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? उपनेत्र। इसी प्रकार से जो वन के जो समीप होता है उसका नाम क्या है? उपवन है। जो नदी के समीप है उसका नाम उपनदी है, और जो गंगा के समीप है उसका नाम उपगंगा है। तो चश्मा कहना तो ठीक है, लेकिन इसका सही शब्द जो है वह क्या हो गया? उपनेत्र। कहना नहीं होगा कि उपसर्ग में उप उपसर्ग है, इसका अर्थ है समीप, और सर्ग मन सृष्टि। अब ये प्रश्न ये उठता है कि किसके समीप सृष्टि? भाई समीप में तो सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन किसके समीप सृष्टि कर रहे हैं? तब कहते हैं कि मूल शब्द के समीप सृष्टि। क्या है बोलो? मूल शब्द। हम थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ेंगे, और ये जान लें जितने भी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं इस क्लास को, इस कक्षा में वह चीजें उद्घाटित होगी जो आपकी किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उसमें तोता रटंत हो गया है। हम ये चाहते हैं कि आप उनसे बाहर आएं और शब्दों के यथार्थ को जानें, किसी प्रक्रिया के यथार्थ को समझें, और व्यावहारिक हमारी अप्रोच क्या हो सकती है उसके संदर्भ में हमें जानना चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान से थोड़ा हट करके। मैं यदि यहां पर सीधी परिभाषा बताऊं तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, ये परिभाषा आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो आरंभिक कक्षाओं में आपको जानने के लिए बताया गया था, लेकिन अब संप्रति क्योंकि आप प्रौढ़ हो चुके हैं या हो रहे हैं, या इस प्रकार की राजभाषाओं की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें परिभाषाओं से काम नहीं चलता। परिभाषाओं की सार्थकता उसके रटने में नहीं है, उसको क्रियान्वित करने में है। तो देखिएगा, अब ये प्रश्न यह था कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सभी लोग बोलो। समीप में सृष्टि, समीप में रखना। प्रश्न उठता है कि किसके समीप में रखना? मूल शब्द के समीप में रखना। अब ये मूल शब्द के समीप रखना, लेकिन मूल शब्द के आगे रखना मानी पूर्व में रखना या पश्चात पीछे रखना। तो यहां पर देखिएगा पीछे या पूर्व, तो क्या होगा बोलो? मूल शब्द के आगे जुड़ता है, मूल शब्द के। अब सवाल ये उठता है कि ये शब्द आखिर है क्या? तो देखिएगा, यह शब्द जो है हिंदी की व्याकरण में दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक को हम बोलते हैं विकारी पद या विकारी शब्द, और एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको? अविकारी पद। पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण में जो विश्लेषणात्मक पक्ष मैंने आपको बताया था आरंभ की कक्षाओं में, उसमें मैंने आपको बताया था कि विश्लेषणात्मक पक्ष के 3 भाग मैंने किए थे, विकारी, अविकारी और विकारक, याद होंगे। तो विकारी के साथ जुड़ता है या अविकारी के साथ? यदि प्रश्न यह आ गया उपसर्ग किसके साथ जुड़ता है? उपसर्ग हमेशा ही किसके साथ जुड़ेगा? विकारी पद। और विकारी पद कौन से होते हैं बताओ? एक तो संज्ञा पद के साथ जुड़ता है, एक सर्वनाम के साथ जुड़ सकता है, विशेषण के साथ जुड़ सकता है, और क्रिया पदों के साथ जुड़ सकता है। और इसी आधार पर हमें जानना पड़ेगा क्रिया से भी, क्योंकि उपसर्गः क्रिया योगे, महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र लगाया था। क्योंकि वहां पर संस्कृत में सभी शब्द जो है वो कहते हैं कि सर्वे शब्दाः धातुजाः निष्पन्नाः, कि सारे के सारे शब्द जो हैं वह धातु से निष्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही किससे जुड़ते हैं? विकारी। प्रत्यय भी विकारी से जुड़ता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, दोनों। लेकिन उस प्रत्यय को जुड़ने के बाद में या उपसर्ग के जुड़ने के बाद में वो जो शब्द होते हैं वो अविकारी हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहा गया कि उपसर्ग जिस पद के आरंभ में होता है वो सारे के सारे शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाते हैं।
अब ये विकारी जो शब्द है संज्ञा शब्द के साथ में जुड़ सकता है। ये जैसे पौरुष शब्द है और पौरुष के साथ में हमने अ जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपौरुष। क्या बन गया? अब ये शब्दों का निर्माण करने की प्रक्रिया हमें आनी चाहिए। सुंदर शब्द था, सुंदर के साथ में हमने यदि अ जोड़ दिया तो शब्द क्या बना? असुंदर बना। और क्रिया के साथ में जैसे हार एक क्रिया थी या कार एक क्रिया थी, उप जोड़ दिया, शब्द क्या बना? बोलो, उपकार। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हां, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे समीप अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण है, लेकिन समीप के साथ में यह जब जोड़ देते हैं तब वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है और शब्द क्या बनता है? सामीप्य। इसी प्रकार निकट से क्या बनता है? नैकट्य। ये क्रिया विशेषण है, समीप, निकट इत्यादि, लेकिन जब प्रत्यय जुड़ जाता है तब ये क्या बन जाता है? विशेषण बन जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिएगा, अब ये उपसर्ग जो है वो हमने यहां तक अभी तक ये सीखा, भाई उपसर्ग जो है इसका विलोम शब्द क्या हो गया? बोलो, प्रत्यय। उप उपसर्ग है, सृज धातु है, अप्रत्यय हिंदी की दृष्टि से, घ प्रत्यय संस्कृत की दृष्टि से, समीप में सृष्टि करना। फिर आता है कि किसके समीप में? तो मूल शब्द के आगे या पीछे। तो मूल शब्द के कहां करेंगे? आगे। और वो मूल शब्द कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सामान्यतया संज्ञा और क्रिया में उपसर्गों का उपयोग ज्यादा होता है, सर्वनाम में और विशेषण में प्रत्यय का प्रयोग ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अविकारी पद में, किसमें? अविकारी पद जो है क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है, इनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो शब्द पहले विकारी नहीं था, जो शब्द पहले विकारी नहीं था, लेकिन उपसर्ग जोड़ने के बाद में जिसमें विकार उत्पन्न होने वाले अविकारी बन जाए, वही उपसर्ग है। तो देखिएगा, ये जो उपसर्ग है ये ऐसे शब्दांश है, लिखिएगा, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के मूलार्थ में परिवर्तन कर दे, बदल दे, नया शब्द निर्मित कर दे, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, मूल शब्द के अर्थ की दशा एवं दिशा का निर्धारण कर दे, उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। ये एक सर्वांग परिभाषा हो गई, आपके जीवन में सदैव काम आएगी। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके, पहली तो चीज देखिएगा कहां जुड़ते हैं? आगे। आरंभ में भी कह सकते हैं इसको, आगे जुड़कर, पूर्व में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर शब्द का जो मूल अर्थ होता है, शब्द का जो मूलार्थ, मूल अर्थ का संविच्छेद क्या करोगे? बोलो, मूल है जो अर्थ, मूल धन अर्थ, मूल है जो अर्थ, कर्मधारी समास का उदाहरण बनता है ये मूलार्थ शब्द। मूल है जो अर्थ, मूल का अर्थ नहीं होता है। कैसा अर्थ है? मूल। विशेष विशेषण भाव संबंध है, इसलिए कर्मधारी समास बनेगा। मूलार्थ में परिवर्तन कर दे। क्या कर दे? परिवर्तन। कैसे परिवर्तन कर देता है? देखिएगा, जैसे मेरे पास एक शब्द है योग, और योग में मैं वी जोड़ दूं तो शब्द क्या बनेगा? बोलो, वियोग। ये वी क्या है? उपसर्ग है। इसने क्या किया? अर्थ का परिवर्तन कर दिया।
और सम जोड़ा तो क्या बना, संयोग। ये आगे बात करेंगे अभी, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के शब्द में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, या उसको बदल देता है, या नया शब्द ही निर्मित कर देता है। जैसे देश शब्द है, अब देश शब्द में उप जोड़ देते हैं तो देश वाला जो अर्थ था वो कहीं दूर चला गया और शब्द क्या बन गया, उपदेश, नया ही शब्द बना देते हैं। और इसी प्रकार अर्थ में विशेषता कर देते हैं। जैसे शेष शब्द है, अब शेष में यदि वी जोड़ देता हूं तो शब्द क्या बनता है, विशेष। ये अर्थ में क्या हो गई, विशेषता, विशिष्टता उत्पन्न हो गई। यह अर्थ की दशा, मूल शब्द का जो अर्थ है उसकी दशा और दिशा का जो निर्धारण करता है हिंदी की व्याकरण में, उसी का नाम उपसर्ग है। जितने भी बच्चे इसको क्लास को सुन रहे हैं वो एक बार मेरे साथ बोलिएगा, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के मूलार्थ में परिवर्तन कर दे। मैं बता चुका हूं कैसे परिवर्तन कर दे, उसको बदल दे, कोई नया शब्द निर्मित कर दे, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, या मूल शब्द के अर्थ की दशा और दिशा का निर्धारण कर दे हिंदी की व्याकरण में, उसका नाम उपसर्ग है। यह हमें ध्यान रखना है। एक बात के दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूं। ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कृति में कि हमारी सृष्टि में आदि पुरुष जो है वो है ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जब कोई उपादान था ही नहीं तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ये बड़ा जटिल प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है, लेकिन मैं यहां पर केवल और केवल एक आपको हिंट दे रहा हूं कि ऐसा होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एको हम बहुश्याम। एक दिन ब्रह्म ने बैठे बैठे अपने जो अपना विराट स्वरूप था उसके अंदर एक इच्छा प्रकट करी कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं अनंत हो जाऊं। और वो जो ब्रह्म की अंतःकरण में रोपित जो इच्छा थी, उसने नानाविध सृष्टि का निर्माण कर दिया। ठीक उसी प्रकार से कोई एक शब्द है और उस एक शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। जिस प्रकार एक ही ब्रह्मा ने स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म, संपूर्ण समस्त प्रकार की स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज समस्त प्रकार की सृष्टियों का निर्माण किया, उसी प्रकार उपसर्ग भी भाषा का ब्रह्म है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो भाषा का उसी प्रकार ब्रह्म है, जिस प्रकार एक ही ब्रह्म ने नानाविध अनेक प्रकार की संकल्पनाओं वाली सृष्टि का निर्माण किया, उसी प्रकार एक ही शब्द क्योंकि हमारे यहां पर भारतीय संस्कृति में शब्द को क्या माना जाता है, बोलो, ब्रह्म। मानी शब्द ही क्या है, ब्रह्म है। तो इस शब्द रूपी ब्रह्म ने कहा कि एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। और एक हूं, अनेक बनना है, तो उसके लिए उपसर्ग रूपी ब्रह्म की शरण में गया शब्द। और उपसर्ग ने कहा कि भाषा के अंदर तू एक शब्द मुझे देना और मैं उस एक शब्दों से अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण करूंगा। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी का एक जो है लोष्ट लेता है और उसी से दीपक, इसी से घड़ा और इसी से नानाविध भांति भांति प्रकार के वो बर्तनों का सर्जन करता है, ठीक उसी प्रकार एक ही शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण कैसे हो जाए। और इसलिए उपसर्ग रूपी ब्रह्म जो है उसने हां करी कि तुम मुझे एक मूल शब्द दो, एक मिट्टी का कच्चा लोष्ट दो, और उससे मैं जो है मिट्टी का कच्चा पिंड दो, और उस पिंड से मैं नानाविध अनेक प्रकार के अनेक अर्थों वाले नए नए शब्दों का निर्माण करके तुम्हें दूंगा। तो भाषा की समृद्धि के लिए, भाषा में नित्य नवीन शब्दों के सर्जन के लिए उपसर्ग से बड़ा उपकारक और व्याकरण में कुछ नहीं हो सकता। यह ध्यान रखिएगा। ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं, देखिए एक शब्द है जिसको मैं कोई भी एक शब्द ले लेता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिया, देश शब्द था। क्या था, देश। कोई संस्कृत वाले विद्यार्थी भी यदि सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मूल शब्द दिश होता है और दिश में हिंदी की दृष्टि से जोड़े तो अ और उसकी जोड़े तो अच प्रत्यय होकर के और शब्द क्या बनेगा, देश बनेगा। क्या बनेगा। अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि देश का मतलब क्या है।
ये जो दिश शब्द था, इसी से शब्द बना था दिशा। क्या बना है बोलो? दिशा। संस्कृत में टाप प्रत्यय जुड़ेगा और हिंदी में आप प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बनता है बोलो? दिशा। और हम कहते हैं कि दिशा का मतलब होता है दिखाना। जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि व्यवहार की जो हेतु होती है उसका नाम क्या है? दिशा है। मैं डायरेक्ट आपको सीधा इसका जो है उदाहरण नहीं बताना चाह रहा हूं, पहले यह समझाना चाह रहा हूं कि उपसर्ग है क्या। और मैंने इसीलिए जानबूझकर के ये बिंदु लिया क्योंकि सामान्यतया गुरुजी संधि समास पढ़ा देते हैं, उपसर्ग छोड़ देते हैं, और इसलिए परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने उपसर्ग ढंग से पढ़ लिया, मुझे ऐसा कतई उसमें संदेह नहीं है कि वो कोई भी परीक्षा पास कर सकता है यदि उसको ढंग से उपसर्ग आए तो देश का अर्थ होता है दिखाना। क्या होता है बोलो? दिखाना। इसको यदि पूरी तरह से व्याख्यायित करूं तो एक जो निश्चित परिभाग भूभाग को दिखाता है, उसको ज्योग्राफिकल दृष्टि से यदि हम व्याख्यायित करें तो उसका मतलब वह देश होता है। क्योंकि देश की एक निश्चित जो है सीमा होती है, निश्चित कोई एक भूभाग होता है, निश्चित एक परिधि होती है, उसको दिखाने वाला जो चीज है वो देश हो गया। लेकिन इस देश को हमने आजकल एक ही शब्द में बांट दिया। यदि मैं कहूं कि देश का मतलब क्या है, कि जैसे भारत एक राष्ट्र है तो भारत एक देश भी है, तो देश शब्द जो है वह राष्ट्र का पर्याय के रूप में प्रचलित हो गया। ठीक भी है, क्योंकि वही हमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाता है, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों को, हमें हमारे नैतिक मूल्यों को हम तक लाता है, इसलिए वह देश ही है। इस दृष्टि से राष्ट्र शब्द का ही प्रतिनिधित्व वो कर रहा है। अब ये देश शब्द था, इस देश ने, मैंने कहा शब्द ब्रह्म होता है, ये देश रूपी ब्रह्म ने इच्छा व्यक्त की कि मैं एक हूं, अनंत कैसे हो जाऊं। तो इस देश शब्द में जो है यहां पर उपसर्ग रूपी ब्रह्मा आया, और उपसर्ग रूपी ब्रह्मा ने आकर के कहा कि भाई मैं तुझे, तू एक है लेकिन मैं तुझे अनंत करूंगा। कैसे करूंगा देखिएगा। अब देश के साथ में मैंने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो बोलो शब्द क्या बना? आदेश। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आदेश शब्द में इत प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द क्या बन गया बोलो? आदेशित। क्या बन गया? और आदेश के साथ अनुसार शब्द जोड़ देते हैं, शब्द क्या बनता है? आदेशा अनुसार। कई बार परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। तो आदेशित शब्द जो है उसमें आ उपसर्ग है प्लस देश मूल शब्द है, देश का भी बता चुका हूं, और आगे इत प्रत्यय है, यह भूतकाल का वाचक है। आदेश दे दिया जा चुका है जिसको, उसके लिए एक शब्द आता है आदेशित। और इसी तरह से प्र जोड़ा, तो प्र और देश को जुड़ाओगे तो शब्द क्या बना बोलो? प्रदेश बना। क्या बना? प्रदेश बना। अब हम जो है एक पृष्ठ देखिएगा, ये आ उपसर्ग है और देश जुड़ा तो शब्द क्या बना बोलो? आदेश बना। और प्र है, प्र में देश इस प्रकार से जोड़ लोगे तो शब्द क्या बनेगा बोलो? प्रदेश बनेगा। वी में देश जोड़ लोगे तो शब्द क्या बनेगा बोलो? विदेश बनेगा। सम जोड़ लोगे तो क्या बनेगा बोलो? संदेश बनेगा। सम जोड़ने से संदेश बनेगा। उप जोड़ोगे तो उपदेश बनेगा, उपदेश बनेगा। निर जोड़ दोगे तो क्या बना बोलो? निर्देश बना। निर जोड़ दोगे तो निर्देश बना। अनु जोड़ोगे, अनु और देश को जोड़ोगे तो अनुदेश बना। दूर जोड़ोगे, दूर और देश को जोड़ोगे तो दुर्देश बनेगा। सु जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा बोलो? सुदेश बनेगा। कु जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा बोलो? कुदेश बनेगा। इस प्रकार से एक ही शब्द था, उस एक शब्द से हमने कितने शब्द बना लिए। तो एक हूं अनेक हो जाऊं
तब किसकी शरण में गया? वो उपसर्ग की शरण में गया, और इस प्रकार हमारी भाषा में बहुत सारे शब्दों का निर्माण हुआ। यदि यहां पर देखिएगा, जैसे ये शब्द था, अब देखो ये शब्द था प्रदेश, और प्रदेश में मैंने इक प्रत्यय जोड़ दिया, तो शब्द क्या बनेगा? बोलो, प्रादेशिक। क्या बनेगा? प्रादेशिक बनेगा। ये ध्यान रखो। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अब आपसे कोई पूछे कि प्रादेशिक में उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा है? प्र है। प्रा उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहां पर इक प्रत्यय जुड़ने से आदि वृद्धि हो गई। प्र में जो अ था उसका आ हो गया। जैसे अनुपात उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, पात मूल शब्द है, अनुपात में एक जोड़ते हैं तो अनुपातिक नहीं बनता है, क्या बनता है? आनुपातिक। क्या बनता है? इसी प्रकार से जैसे मैंने एक शब्द ले लिया योग, क्या ले लिया? अब मैंने अ जोड़ा तो बोलो क्या बना? अयोग, जिसका योग नहीं है। आ जोड़ा तो क्या बना? बोलो आयोग। सु जोड़ा तो क्या बना? सुयोग। कु जोड़ा तो क्या बना? कुयोग। प्रति जोड़ा तो क्या बना? प्रतियोग। अनु जोड़ा तो क्या होगा? अनुयोग। और प्र जोड़ा तो क्या होगा? प्रयोग। उप जोड़ा तो क्या होगा? बोलो उपयोग। अप जोड़ा तो क्या होगा? बोलो अपयोग। निर जोड़ा तो क्या होगा? निर्योग। तो कितने शब्द बन जाते हैं। एक ही शब्द है, उस एक शब्द से मैं अनंत कई से हो जाऊं, यही तो उपसर्ग की अपनी संकल्पना थी। अब यहां पर जैसे मैंने एक कोई शब्द ले लिया, जैसे मैंने ले लिया अनु उपसर्ग ले लिया, अनु के साथ में योग जोड़ दिया। अब अनु शब्द था, योग जोड़ दिया, आगे ई प्रत्यय जोड़ा तो बोलो शब्द क्या बना? अनुयोगी। क्या बना? और अनुयोग के साथ में फिर मैंने इनी जोड़ दिया तो शब्द क्या होगा? अनुयोगिनी। क्या बना? बोलो। तो मैं आपके मस्तिष्क में जितने भी विद्यार्थी इस कक्षा को सुन रहे हैं, उनके मस्तिष्क में यह डालना चाहता हूं कि शब्दों को किस प्रकार, एक छोटा सा शब्द था, उस छोटे से एक शब्द से किस प्रकार आगे चीजें चलती है। अब देखिएगा, जैसे युज, युज मूल शब्द था, युज में अ जुड़ता है तो शब्द बनता है योग, और योग में ई प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बनता है योगी। योगी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बनता है योगिनी, और योगिनी के आगे उप जोड़ दोगे तो उपयोगिनी बन जाएगा। अनु जोड़ दोगे तो अनुयोगिनी बन जाएगा। सम जोड़ दोगे तो संयोगिनी बन जाएगा। कितने कितने शब्द हैं जिनको हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, यह आपको कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। कोई भी शब्द ले लेते हैं, आगे और एक शब्द ले लेते हैं। देखिएगा, मैंने शब्द लिया हार। क्या शब्द लिया? बोलो। तो ये जो हार शब्द है, इसकी भी कहानी है। यह हार मूल रूप से मूल शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी में हार को मूल शब्द मान भी लिया जाता है। मूल शब्द तो था हमें री, हरी, हरी में अ प्रत्यय जुड़ा तो हर बना, हर में अ जुड़ा तो हार बना, हार में ई जुड़ा तो हारी बना। अब यहां पर इस तरह से शब्दों को आगे इन्हीं जोड़ दोगे तो हारिणी, हरण करने वाली। जैसे एक शब्द है हमारे पास क्री शब्द है, क्री में अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कर। कर में अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कार। कार में ई जोड़ो तो क्या बनेगा? कारी। और कारी में इत जोड़ोगे तो क्या बनेगा? कारिणी, हितकारिणी सभा। अनुकारिणी, उपकारिणी, उपकारी, संकारी, निरंकारी, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। एक ही शब्द से अनेक शब्द कैसे बनाएं, यही सबसे बड़ी बात जो है यह उपसर्ग देवता हमें समझाते हैं। अब जैसे मैंने हार शब्द ले लिया, तो हार शब्द के मैं आपसे पूछूं कि कितने अर्थ होते हैं? बताओ कितने अर्थ होते हैं? हार शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? एक तो गले में पहनने वाला हार होता है, एक में हार गया उससे मैंने हार दिया उसको, दोनों दो तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकता हूं। एक तो यह ध्यान रखना, अभी मुझे याद दिलाना कि उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं अभी आपको भूमिका बता रहा हूं कि उपसर्ग ऐसे होते हैं। अब यहां पर हार मूल शब्द था, और हार में देखो मैंने आ जोड़ा तो अब क्या हुआ? शब्द क्या बना? आहार। क्या आहार शब्द का अर्थ हार जाना या माला होता है क्या? आहार का मतलब। और देखो, और इसकी सुंदरता बताता हूं आगे। यदि मैंने इसमें निर उपसर्ग जोड़ दिया और आ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये शब्द क्या बना? बोलो निराहार।
क्या बना? यह शब्द बन गया निराहार। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि निराहार निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो सामान्यतया हम करते क्या है, यदि मैं आपसे कहूं, मैं आपको 4 शब्द दे दूं, एक शब्द दे दूं मैं आपको समाधि, एक शब्द दे दूं मैं आपको व्याधि, एक शब्द दे दूं मैं आपको उपाधि, और एक शब्द दे दूं मैं आपको अध्यापक, और मेरा प्रश्न यह है कि निम्न में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग नहीं है, एक से अधिक, बताओ कौन से में नहीं है? सभी लोग सोचिए।